अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये जो वेबिनार है इसका बेसिक पर्पस स्टूडेंट्स को ये बताना है कि सीएसएस और पीएमएस ये होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि हम में से अक्सर लोग सीएसएस के बारे में या तो बहुत थोड़ा जानते हैं या जानते ही नहीं, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी क्या है? ये अपॉर्चुनिटी ये है कि एक हमारा नौजवान जो कि अब 24 साल या 25 साल की उम्र में डिग्री हासिल करता है। डिग्री हासिल करने के बाद जॉब के लिए जाता है, कहा जाता है एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप करके आओ। जब वो इंटर्नशिप करने जाता है देन उसको कहा जाता है कि आप कम सैलरी पे जॉब करें। 7 8 साल 10 साल वो इसी तरह जलीलो ख्वार होता है। देन उसके पास जाके किसी अच्छी की पोस्ट पे पहुंचता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उसको एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह स्विच करना पड़ता है। उसकी जिंदगी इस तरह से चल रही होती है। सीएसएस आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप 24 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, या फिर कुछ लोग इससे अर्ली भी कर लेते हैं, तो 24 25 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक टेस्ट देकर आप गवर्नमेंट में की पोस्ट पर आप पहुंच सकते हैं, जहां पर पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके कंट्रोल में हो सकता है, पूरा एक डिपार्टमेंट आपके कंट्रोल में हो सकता है। और जो सीएसएस क्वालिफाइड होते हैं, जो सीएसएस के बेस पे कमीशन हासिल करते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के, एक्चुअली वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, स्टेट के बिहाफ पे वो ऑर्डर्स देते हैं। और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। अगर प्रोविंस से बाहर उनकी पोस्टिंग है तो उस सूरत में उनके लिए घर वगैरह की फैसिलिटीज, अकोमोडेशंस वगैरह प्रोवाइड करना, उनके लिए गाड़ी प्रोवाइड करना, ड्राइवर, गार्ड्स, ये सारी चीजें उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो एक तरफ वो नौजवान है जो 24 या 25 साल की उम्र में डिग्री कंप्लीट करने के बाद देन उसके बाद धक्के खाता फिर रहा है, और दूसरी तरफ ये नौजवान है जो 20 25 साल की ग्रेजुएशन के बाद उसी के साथ अपनी तैयारी करते करते सीएसएस करके गवर्नमेंट ऑफिसर बन के किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है। तो दोनों के दरमियान आप फर्क, बहुत क्लियर फर्क है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हम हमारे जो बेसिक यहाँ पे जो आज का सेशन है उसका बेसिक पर्पस आपकी कंफ्यूजन क्लियर करना है कि सीएसएस क्या होता है, सीएसएस किस तरह से होता है। तो इसके हवाले से हमारी आज की कन्वर्सेशन होगी। अच्छा जी, हमारे जो आज का जो कन्वर्सेशन है, जो इसका जो एक टाइटल दिया गया है, जर्नी टूवर्ड्स ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की तरफ एक जर्नी, ये हमारा आज का एक टॉपिक कह लें आप इसको। अच्छा जी, यहाँ पर अब सारी चीजें जो कि सीएसएस से रिलेट होती हैं, हो सकती हैं, वो सारी चीजें मौजूद हैं। उसके बाद आखिर में हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें, आपके अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको अपने अपने पास अभी कॉपी पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, उन टॉपिक्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीएसएस क्या होता है, सीएसएस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम एमपीटी कहते हैं, वो क्या है, सीएसएस का सिलेबस क्या है, सीएसएस का टाइम शेड्यूल क्या है, सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसका क्या कोई रूट मैप वगैरह मौजूद है। ये सारी चीजें जो आज के हमारे इस वेबिनार का पार्ट होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले सीएसएस क्या है, तो इसके जरा बेसिक इसकी एक आउटलाइन देख लेते हैं। आप में से नॉर्मली तकरीबन सभी सीएसएस के बारे में ये तो जानते ही हैं, लेकिन जब हम बात स्टार्ट कर ही रहे हैं तो फिर बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सीएसएस एक फेडरल सर्विस है, या फिर यूं कह लें कि दुनिया की हर गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए होता है। उस मैकेनिज्म के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो आवाम होती है उसमें से बेहतरीन दिमाग, जो बेहतरीन लोग होते हैं उनको पिक करती है। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स कंडक्ट करके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास जो मेथड चलता आ रहा है सिविल सर्विसेज का, जो कि ब्रिटिश के दौर से, ये वाला जो सीएसएस वाला जो एक प्रोग्राम है, ये ब्रिटिश के दौर से, यस उसमें पहले कुछ चेंजिंग्स थी, अब कुछ चेंजिंग थोड़ी और कर दी गई हैं। तो चेंजिंग्स हैं, लेकिन इसका जो बेसिक, जो आप ये कह सकते हो कि स्ट्रक्चर जो है, ये वही है जो ब्रिटिश के एरा में था। और यूके में भी इसी तरह का सिस्टम मौजूद, इंडिया में इसी तरह का सिस्टम मौजूद है। थोड़ा सा डिफरेंट,
डिफरेंशिएट हर जगह मौजूद होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरह का होता है। अच्छा जी, इसके अलावा इसको जो कंडक्ट करता है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी इसको कंडक्ट करता है। आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है तो आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे ही जाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पैरा में ये बात क्लियर कर दी गई है कि 12 डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ इनकी अलॉटमेंट होती है, जहाँ इनको इनकी पोस्टिंग होती है। वो कौन से हैं वो डिपार्टमेंट्स भी आगे जाके बता रहा हूँ। और इन डिपार्टमेंट में ये जो पोस्टिंग होती है ये 17 ग्रेड पे होती है। 17 स्केल ऑफिसर का स्केल होता है, यानी जो इसमें पोस्टिंग होती है वो एज अ ऑफिसर होती है, यानी आप एज अ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पार्ट बनते हैं सीएसएस। अच्छा, पीएमएस में क्या होता है? पीएमएस का पहले फुल फॉर्म बता दूं। सीएसएस का फुल फॉर्म तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। पीएमएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। आसान अल्फाज में पीएमएस और सीएसएस में फर्क सिर्फ इतना है, सीएसएस फेडरल लेवल पर है और पीएमएस प्रोविंशियल लेवल पर है। और सीएसएस में आपकी जो आपकी पोस्टिंग है वो उन डिपार्टमेंट्स में होगी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। पीएमएस में आपकी पोस्टिंग उन डिपार्टमेंट में होगी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ केपीके के अंडर आते हैं। अब पीएमएस को हम सिंध में जो नाम देते हैं वो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। पीएमएस को पंजाब में नाम दिया जाता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पीएमएस और ये एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ये कोई अलग चीजें नहीं। अभी रिसेंटली सीसीई के जो अभी एग्जाम्स हुए थे, मैंने एक आध दिन पहले उसका एक उसका नोटिफिकेशन भी लगाया था कि वो जो टेस्ट था वो कैंसिल हो गया। उसका जो टेस्ट का जो रिजल्ट था वो कैंसिल हो गया, वो अगेन हो गया। वो सीसीई का टेस्ट था, एक्चुअली वो पीएमएस यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट होता है जो सीएसएस की तरह ही है। और उसको कंडक्ट करने से पहले भी सीएसएस की तरह, जैसे सीएसएस में एमपीटी करवाया जाता है, तो वहां पर भी सीसीई का टेस्ट होता है, सीसीई का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सीसीई का फुल फॉर्म कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम इसका फुल फॉर्म। तो वो उसका टेस्ट था। बहरहाल 17 ग्रेड आपको 17 स्किल मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बनते हैं। ये परमानेंट जॉब होती है एज अ ब्यूरोक्रेट, परमानेंट ब्यूरोक्रेट। आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। आप गवर्नमेंट के सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट ऑफिसर, सिविल ब्यूरोक्रेट्स और डिफरेंट ऑपरेशंस जो होते हैं आप उनको परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अब ये देखते हैं सीएसएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए। सबसे पहली चीज जो चाहिए वो आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए। सेकंड थिंग इज आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और उस बैचलर्स डिग्री में सेकंड डिवीजन का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा बस पास भी हो रहा है ना तो वो भी सीएसएस दे सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपका कोई बहुत ब्रिलियंट, आपका कोई जो आपका एकेडमिकल कोई हिस्ट्री आपकी बड़ी कोई जबरदस्त किस्म की हो, ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, अगर सर सेकंड डिवीजन नहीं है, थर्ड डिवीजन बनी है तो, यानी अगर परसेंटेज 45 या इससे कम है तो क्या करें? तब भी ऑप्शन है। अगर आपका थर्ड डिवीजन बन रहा है इन बैचलर्स तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, और मास्टर्स में आपने सेकंड डिवीजन तक लेकर आना है। आप कर सकते हो, यानी अगर आपका मास्टर सेकंड डिवीजन से होगा तो आपके बैचलर की थर्ड डिवीजन को इग्नोर किया जाएगा। तो ये इन्होंने और आसानी कर दी। मतलब अगर आपने एक बैचलर सेकंड डिवीजन से कर दिया तब तो मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आपने बैचलर सेकंड डिवीजन से नहीं किया, थर्ड डिवीजन आ गया उसमें 45% या इससे कम आ गई, तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा और वो आपने हायर डिवीजन उसमें पिक करनी है। एज क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं, एज क्राइटेरिया यहाँ पे 30 इयर्स मैक्सिमम है। 21 साल से 30 साल तक की एज के दरमियान आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। 21 से 30 साल की एज के दरमियान आपने 3 अटेम्प्ट देने। वो 3 अटेम्प्ट किस वक्त में देने ये आपने खुद डिसाइड करना होता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे 2 ईयर की एज रिलैक्सेशन होती है उनके लिए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं। और कुछ और कंडीशंस होती हैं, उस सूरत में सिर्फ 2 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिलता है, यानी मैक्सिमम 32 ईयर्स। इसके अलावा रिलैक्सेशन नहीं होता।
आप एक कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे लास्ट ईयर एक स्पेशल सीएसएस आया था जिसमें उन्होंने एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स तक दे दी थी। तो वो एक स्पेशल था, तो वो मेरे सामने भी वो पहली मर्तबा ही आया। तो वो उसका इंतजार ना कीजिएगा कि हो सकता है कोई ऐसा आ जाए, ऐसा नहीं होता। वो रेयरली कोई ऐसा हो गया तो हो गया, आ गया, वरना नहीं होता। अच्छा भाई, सीएसएस के एग्जाम्स कहाँ होते हैं? सीएसएस के एग्जाम पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में होते हैं। तकरीबन हर बड़ा शहर पाकिस्तान का जो है वो सीएसएस के एग्जाम वहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो देखें, बड़े शहरों के नाम भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा भाई, इंटरव्यूज कहाँ होते हैं? इंटरव्यूज की डेट आ गई, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड क्वेटा। यहाँ पे सेंटर बना दिए जाते हैं। यानी आप पहले सीएसएस पास कर लेंगे रिटर्न। आपने पहले एमपीटी देना है, एमपीटी पास कर लिया, देन आपने रिटर्न देना है, रिटर्न पास कर लिया, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो वो इंटरव्यू की यहाँ पे जगह है कि इंटरव्यू कहाँ कहाँ होता है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे आप देखें डेट मौजूद है, सीएसएस की इंपॉर्टेंट डेट। ये जो अभी 25 वाला होना है, सॉरी यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, ये 25 वाला जो होना है, सीएसएस एग्जाम 25 का जो होना है, उसके लिए 26 तारीख उसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी। आज इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त 24 तारीख है, यानी 2 दिन बाद इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट हो जाएगी। और इसके बाद जो एमपीटी कंडक्ट होना है वो तकरीबन 6 अक्टूबर को होना है। और एग्जाम की जो डेट है वो आई गेस 15, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 5 छोटा हो गया है। 15 फेब अब तक डेट आएगी। आगे पीछे हो सकती है, नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं भी आपको इसका नोटिफिकेशन खोल के भी दिखा दूंगा, मेरे पास मौजूद है। तो उसमें एक दफा फिर भी देख लिएगा। और इसमें आपकी एज जो मैंने बताया था आपको कि वो जो एज का क्राइटेरिया कि 30 होनी चाहिए, वो आपके 1 दिसंबर और बाद का 30 दिसंबर तक भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन फॉर सेफ साइड हम उसको 1 दिसंबर ही सपोज करेंगे। यानी अगर आप 1 दिसंबर तक 30 के हो चुके हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप नहीं हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है। फॉर सेफ साइड मैंने यहाँ पे 1 दिसंबर लिखा है। पास कंडीशन में ये 30 दिसंबर तक भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। अच्छा जी, अब सवाल यह है, हाउ टू अप्लाई फॉर सीएसएस एग्जाम? सीएसएस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करें? अच्छा फिर देखिए, सीएसएस एग्जाम की एडवर्टाइजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आती है, अब तो खैर सोशल मीडिया पे भी आ जाती है। जब आपने देखा कि भाई सीएसएस की एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले एमपीटी की एग्जामिनेशन फीस जो कि 250 रुपये बनती है, वो जमा करानी। मैंने नोटिफिकेशन भी लगाया हुआ स्टेटस पे। और जो हमारा जो चैनल है उस चैनल पे भी मैंने चलाया हुआ व्हाट्सएप चैनल। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको फिर भी भेज दूंगा। उसमें पूरी डिटेल्स मौजूद है। 250 रुपये इसकी फीस है। आपने नेशनल बैंक या स्टेट बैंक के जो ट्रेजरी जो ब्रांच होती है, आपने वहां पे आ, इस ये देखिए आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जो आप डाउनलोड करेंगे, इसकी फी वाउचर जो डाउनलोड करेंगे, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और जो आपको मैं कह रहा हूँ जो नोटिफिकेशन उसमें भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। बहरहाल, ये करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म होगा। ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल करना होता है। फीस आपने जो बैंक में जमा करवाई भी है, उसका जो कोड है जो आपको बैंक वाले प्रोवाइड करेंगे, वो वहाँ पे आपने एंटर करना है, जिससे आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। और देन उसके बाद आपने उसकी एक हार्ड कॉपी भी निकालनी होती है प्रिंट में। अच्छा भाई, इसके बाद जब ये हो जाता है, उसके बाद आपसे एमपीटी हो गया। एमपीटी होने के बाद आप पास हो गए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी मांगी जाती है, जो कि आपने कुरियर करवानी होती है। अच्छा, कुरियर जो करवाना है ये फौरी तौर पे, ये पहले नहीं करवाना, एमपीटी में पास होने के बाद करवाना। ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ, अगर आप में से कोई अप्लाई करेगा तो वक्त के साथ साथ भी ये सारी चीजें बताई जा सकती हैं और बताई जाती हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यही है। आप में से अगर किसी को कोई लग रहा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मुझे याद रहे या याद रहना चाहिए, तो उसके लिए आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो खैर ये रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि या तो अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर अपने फेसबुक चैनल पे इसको मैं चला दूं, ताकि आप में से जो उसको अगेन देखना चाह रहे हैं वो अगेन भी देख सके। अच्छा भैया, बेसिक कुछ चीजें जो आपको सीएसएस एग्जाम के लिए मालूम होना जरूरी है। सबसे पहली चीज, कोई ऐसा कैंडिडेट जो 3 बार इसमें अपेयर हो चुका है,
वो अपेयर नहीं हो सकता। ये रहा पहला पॉइंट। स्पेशल वाले की बात अलग थी, स्पेशल वाले एक ही बार आए हैं। तो 3 बार अगर कोई अपेयर हो चुका है तो वो अब अपेयर नहीं हो सकता, ये सबसे पहली चीज। सेकंड चीज, जिस तरह मैंने बताया, एज 31 तक कंसिडर की जाती है, लेकिन फॉर सेफ साइड हमने 1 दिसंबर रखा है, वरना 31 दिसंबर तक काउंट होती। इसके बाद दिस मीन, यानी अगर आपको इस साल अगर अप्लाई करना है CSS 2025 के लिए, तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज 30 ईयर से बड़ी ना हो और 21 साल से कम ना हो। यानी आप 21 से 30, 21 टू 30 के बीच में आने चाहिए, उसी सूरत में आप CSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कैंडिडेट को सबसे पहले 4 पार्ट CSS के उसमें अपेयर होना होता है। उसमें सबसे पहले MPT है, MPT के बाद CSS का रिटर्न है, देन इसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद साइकोलॉजी। अच्छा, जब आप इन सब में पास हो जाते हैं, MPT का खैर इसमें जिक्र नहीं है, MPT अलग है। MPT में पास होने के बाद ये सारे स्टेजेस आते हैं। आपने MPT पास कर लिया, MPT एक्चुअली स्क्रीनिंग टेस्ट है। पर्पज इसका ये है कि हर बंदा मुंह उठा के CSS करने के लिए आ जाता था, रश पड़ जाता था। उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पहले स्क्रीनिंग शुरू कर दी। स्क्रीनिंग से फायदा ये होता है कि वो बंदा जिसको एटलीस्ट कुछ आता है वो आएगा, जिसको कुछ भी नहीं आता वो पहले ही छट के साइड पे हो जाता है। स्क्रीनिंग के बाद, MPT के बाद पहले रिटर्न होगा। आपने रिटर्न पास कर लिया तो मेडिकल, मेडिकल पास करने के बाद देन साइकोलॉजिकल टेस्ट, और सबसे मुश्किल, या फिर यूं कह लें कि सबसे ज्यादातर जो लोग फेल होते हैं रिटर्न पास करने के बावजूद, वो आपका वाइवा वॉइस वॉइस, या जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू में। अब इसकी जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से है, इसकी कंपोजिशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। टोटल आपको 1200 मार्क्स का सेट बनाना होता है। वो कैसे, वो भी आगे पता चलेगा। और इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स लेने होते हैं। 100 मार्क्स का एक है तो 40 मार्क्स, 40% बने। और जो ऑप्शनल है उसमें कम से कम 33% आपने पिक करने होते हैं उस पेपर को, उस एग्जाम को, उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, यानी पासिंग मार्क्स नहीं है। लेकिन आपने पासिंग मार्क्स इसलिए नहीं लेने क्योंकि बहुत सारे लोग पासिंग मार्क्स लेके पास हो जाते हैं, लेकिन लेट सपोज कि 250 लोग पास हुए, लेकिन सीट जो थी वो 150 की थी या 200 की थी, तो जो आखिर वाले जो 50 होंगे, उनको ये कह के फारिग कर दिया जाएगा कि आप लोग पास जरूर हो गए लेकिन इस दफा कोई सीट बची नहीं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो सिर्फ पास नहीं होना, पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी हासिल कर। अच्छा जी, इसके बाद जो क्वालिफाइड हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट होगा, देन जिस तरह भी बताया कि रिटर्न में क्लियर वो होगा, पास होगा, देन वो साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करेगा। और अगर किसी को रीचेकिंग करवाना है पेपर, किसी को लगता है मैंने पेपर बहुत अच्छा दिया था, मार्क्स कम है, तो रीचेकिंग की फीस 500 होती है। और ये भी CSS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे इसका फॉर्म आता है, बैंक में फीस जमा होती है, और वही क्राइटेरिया जो हमने MPT के लिए देखा। अच्छा, अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट क्या, जो जिसको हम MPT कह रहे हैं, MPT क्या है, अब उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो अभी 26 तारीख तक जिसकी लास्ट डेट है। अच्छा भाई, ये MPT क्या है? ये एक्चुअली एमसीक्यूज पर बेस है। और यहाँ पे ये कंपलसरी है कि आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा मेन CSS एग्जाम में अपेयर होने से पहले। अगेन यहाँ पे 2022 वाला लिखा है क्योंकि ये मेरी 2022 में मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, इसमें कुछ जगहों पे एडिट किया है मैंने, कुछ जगहों पे भूल गया हूँ। अच्छा जी, इसके बाद MPT जो है, MPT अगर किसी कोई देता है तो MPT एक्चुअली काउंट नहीं होता। MPT काउंट नहीं होता। और MPT को, यानी जो मैं कह रहा था ना कि 3 बार अगर आपने अटेम्प्ट दे दिया है तो अब आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते, तो उसमें MPT काउंट नहीं होता। आप MPT 10 बार भी दें फर्क नहीं पड़ता, MPT काउंट नहीं होता। MPT काउंट ना होना, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद टेस्ट जो है वो 200 MCQs पर बेस करता है। 200 MCQs पर बेस करता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 200 मिनट्स ही दिए जाएंगे, यानी एक MCQ के लिए 1 मिनट। और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33%, यानी 66 MCQs आपके कम से कम एटलीस्ट सही होनी चाहिए।
66 एमसीक्यूज आपके एटलीस्ट सही होने चाहिए। और आप किस तरह अंदाजा लगाएंगे, वो अंदाजा आप इस तरह लगाएंगे कि जब टेस्ट होगा उसके बाद, वैसे तो कहते हैं सेम डे, और अक्सर सेम डे आ भी जाता है, रात तक ही सही, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आंसर की आ जाती है जिसमें जवाब मौजूद होता है। अच्छा, भी इसके बाद आपके पास जब आप पेपर देते हैं, आप अगर आप में से किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू दिए हैं, सॉरी टेस्ट दिए हैं, तो उसको ये आइडिया होगा कि हमें जो शीट मिलती है वो 3 पेजेस पे बेस करती है। ऊपर वाला जो पेज होता है उस पे आपको जवाब अपने लिखने होते हैं। एक्चुअली पूरे जवाब लिखने नहीं होते हैं, एमसीक्यू पे जो सर्कल होते हैं उनको फिल करने होते हैं। दूसरे नंबर पे कार्बन कॉपी होती है, यानी कार्बन होता है, और तीसरे पे कार्बन कॉपी, या जो कार्बन के थ्रू जो उस पे छपेगा वो होता है। तो आपसे जब आप टेस्ट कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो कार्बन कॉप जो यानी ऊपर का जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपका आंसर शीट है वो ले ली जाती है। कार्बन पेपर और उसके साथ जो कार्बन लगा हुआ होता है वो आपको दे दिया जाता है। अच्छा, एमपीटी जो है ये नॉलेज पे बेस करता है। एमपीटी में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, बहुत सारी तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। एमपीटी के पास्ट पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं, वो देख के आपको आइडिया भी हो जाएगा। और मैं इस सेशन के एंड में वो एमपीटी के जो पास्ट पेपर्स हैं वो शो भी कर। अच्छा भाई, एमपीटी जो है वो सिर्फ उसी साल के सीएसएस के लिए वैलिड है। आप अगर ये कहो कि मैंने 24 में एमपीटी पास किया हुआ था तो क्या 25 के लिए भी चलेगा, तो जवाब है नो। अच्छा, इसके बाद डोमिसाइल और ये सारी चीजें आपको अप टू डेट रखनी होती हैं। फीस जो है वो 250 रुपये, इसकी फीस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा रिटर्न टेस्ट और सिलेबस वगैरह ये सारी चीजें जो हैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। सिर्फ सीएसएस में जो एमपीटी है उसमें एक चेंजिंग आई है, और या चेंजिंग हो सकती है, या चीजें इधर उधर हो सकती हैं। इसके रिटर्न में चीजें इधर उधर नहीं होती, सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एमपीटी में कभी कभार चीजें जो हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस भी होती हैं, तो आप माइंड अपना ये रखना कि चीजें आउट ऑफ द सिलेबस भी हो सकती हैं और होती हैं, लेकिन रिटर्न में नहीं। अच्छा भाई, स्क्रीनिंग के जो हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, जो क्राइटेरिया है हमारे पास स्क्रीनिंग का, स्क्रीनिंग टेस्ट का क्राइटेरिया या एमपीटी का जो क्राइटेरिया, जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, वो सिलेबस आपके सामने अब मैंने शो कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास इस्लामिक स्टडीज, और जो इस्लामिक स्टडीज जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए सिविक्स और एथिक्स 20 मार्क्स के ये होते हैं। याद रखिएगा 200 मार्क्स है हमारे पास टोटल पेपर। इसके बाद उर्दू ग्रामर और ट्रांसलेशन वगैरह, यानी वर्ड्स दे दिया जाता है, मीनिंग पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स ये होते हैं, 40 हो गए। इंग्लिश वोकेबलरी ग्रामर कंपोजिशन 50 मार्क्स तकरीबन इसके बनते हैं हमारे पास। और इसके अलावा जर्नल जर्नल एबिलिटी में मैथ्स वगैरह भी शामिल हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें और आती हैं जो कि लॉजिक पे बेस कर रही होती हैं, तो 60 मार्क्स यहाँ से होते हैं। और जर्नल नॉलेज जिसमें एवरीडे साइंस हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, अराउंड 50 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। आपको याद रहे कि कम से कम आपने 66 आपने एमसीक्यू सही करने होते हैं। तो 66 एमसीक्यूज अब आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। वैसे तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप पूरे को, यानी जो एमपीटी का जो कोर्स है आप पूरे की ही तैयारी करें। लेकिन अगर इफ आप में से कोई पूरे की तैयारी नहीं करता या नहीं कर पा रहा, उस सूरत में वो अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी भी तैयारी कर सकता है। अच्छा भाई, ये वो 12 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सीएसएस पास करने के बाद आप एज अ ऑफिसर, 17 स्किल ऑफिसर आप जाते हो, जिसमें टॉप मोस्ट फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जिसमें ये जो कमिश्नर, एसी, डीसी और कमिश्नर बनते हैं वो इस डिपार्ट के होते हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, अगर आप इसमें जाते हो तो डायरेक्ट आपका रैंक जो होता है वो एएसपी होता है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कस्टम्स है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ग्रुप, मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट ग्रुप है, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट ग्रुप है हमारे पास, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, रेलवे सर्विस है। और ये वो कुछ फेडरल गवर्नमेंट के कुछ 12 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग आपके नंबर के अकॉर्डिंग हो सकती है कि आपके मार्क्स कितने हैं,
आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, उसकी बेस पे आपकी पोस्टिंग होती है। अच्छा जी, यहाँ पे सीएसएस का क्राइटेरिया, वहां पे हमने बात की थी, वो एक्चुअली एमपीटी का था, लेकिन सीएसएस के लिए भी वही है। यहाँ पर भी देखें, सेम वही चीज लिखी। एमपीटी पास करेंगे तो सीएसएस करना है ना। अब अगर आप सीएसएस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो आप एमपीटी के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, या अगर आप एमपीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, आप सीएसएस के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया सेम है। अच्छा जी, यहाँ से सीएसएस का जो स्ट्रक्चर है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक तकरीबन 5 मिनट के ब्रेक के बाद, क्योंकि अ, अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। अच्छा जी, ये 5 मिनट का ब्रेक इसलिए हम ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो जूम का वर्जन है, ये फ्री वर्जन है, और इसमें 40 मिनट के बाद हमारी मीटिंग जो है वो एंड हो जाती है। तो आपने तकरीबन 35 पे इसी लिंक के थ्रू अगेन ज्वाइन करना है आपने, और हम यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। 35 पे इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।